ओके, तो इस वीडियो के लेट आने का रीज़न ये नहीं कि मैंने मूवी लेट में देखी, मैंने मूवी फर्स्ट डे फर्स्ट शो ही देख ली थी। लेकिन इस मूवी को देखने के बाद जो थॉट्स मेरे दिमाग में आए, उन्हें कलेक्ट करना और फिर उनको वर्ड्स में लाना, मैं इस चीज़ को थोड़ा सा वक्त देना चाहता था, क्योंकि मैं इस मूवी को रिव्यू नहीं करने वाला। बिकॉज दीज काइंड ऑफ मूवीज़ आर नॉट मेंट टू बी रिव्यूड बट ओनली एक्सपीरियंस्ड। एक ऐसा एक्सपीरियंस जो कि बहुत रेयर होता है। लाइक हैंड्स डाउन क्रिस्टोफर नोलन, टेक अ बाउ। उन्होंने ये चीज़ साबित कर दी दैट वाई ही इज़ वन ऑफ द फ्यू डायरेक्टर्स इन हॉलीवुड हु हैज़ प्रिजर्व द ट्रू एसेंस ऑफ व्हाट पीक सिनेमा इज सपोज टू बी, वो भी ऐसे एरा में जहाँ पॉप कल्चर मोस्टली मेन स्ट्रीम हो चुका है। आजकल इट्स आइदर अ कम्प्लीटली एक्शन ओरिएंटेड फ्लिक या फिर एक सुपर हीरो मूवी है। कहीं ना कहीं मास ऑडियंस को अपील करने के चक्कर में मूवीज में से वो थॉट, वो वेट मिसिंग सा लगता है। एंड विद ओपेनहाइमर ही सेट सम ग्रेट स्टैंडर्ड्स इन विजुअल स्टोरी टेलिंग। आफ्टर क्रिएटिंग मूवीज इन ड्रामा, थ्रिलर, साइंस फिक्शन, टाइम ट्रैवल, ही स्टेप्स इनटू द बायोपिक genre and shows the industry that that's how you make a fucking biopic। तो आज की वीडियो, जैसा मैंने कहा, एक रिव्यू नहीं होगा, बल्कि एक वीडियो ऐसे होगा जहां पे इस मूवी के उन एस्पेक्ट्स के बारे में मैं बात करूंगा जो कि ट्रू सेंस में इसे एक मैग्निफिसेंट सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बनाती है, जो कि तुम्हें किसी भी हाल में मिस नहीं करना चाहिए। एंड वीडियो में स्पॉयलर्स होंगे, तो अभी तक अगर तुमने ओपेनहाइमर नहीं देखी है तो इस वीडियो को यहीं पे रोक देना। तो ओपेनहाइमर मूवी, जैसा कि सबको पता है, फॉलो करती है इतिहास के उस अध्याय को जिसने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया। जैसा कि ओपेनहाइमर ने अपने खुद के इंटरव्यू में कहा था दैट द वर्ल्ड विल नॉट बी द सेम। ग्लोबल पावर इक्वेशन को एक नया डायनामिक मिल गया और मॉडर्न वॉरफेयर को एक नया चेहरा। एंड जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर की लाइफ को फॉलो करती ये मूवी हमें दिखाती है उनका सफर फ्रॉम अ साइंटिस्ट टू द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स, द मैन हु गेव ह्यूमंस द एटॉमिक बॉम्ब। So what makes Oppenheimer such a masterpiece? The character study। नोलन की मूवीज को लेके एक कंप्लेंट जो इवन फैंस को रहती है वो है कैरेक्टर डेवलपमेंट की एब्सेंस। हालांकि आई वोंट कंप्लीटली अग्री विद दिस, बट एक चीज जो डेफिनेटली सही है वो ये है कि ये कैरेक्टर स्टडी के मामले में ओपेनहाइमर इज नोलन्स बेस्ट वर्क येट। विद एन एनसेम्बल्ड कास्ट लाइक किलियन मर्फी, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, मैट डेमन, एमिली ब्लंट, फ्लोरेंस प्यूग एटसेट्रा। ये फिल्म इन्हीं एक्टर्स के थ्रू उन नोन पर्सनैलिटीज इन द फील्ड ऑफ साइंस जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन या नील्स बोर को सिर्फ और सिर्फ आपके सामने रखती ही नहीं है, बल्कि एक थरो एंड नियर एक्यूरेट कैरेक्टर स्टडी से लेस इन फिगर्स को आपको विटनेस करने का मौका देती है, जहां आज तक आप इन्हें फोटोज में देखते आ रहे हैं या इनके बारे में पढ़ते आ रहे हैं। दिस मूवी गिव्स यू एन इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस विद दीज पर्सनैलिटीज एज इफ कि तुम टाइम में ट्रैवल बैक करके इनसे सच में मिल रहे हो। एंड कहीं ना कहीं ये जो कैरेक्टर स्टडी है ये इन एक्टर्स की परफॉर्मेंस के साथ मिक्स होकर कुछ ऐसा इम्पैक्ट छोड़ जाती है ऑडियंस के ऊपर कि अब आने वाले टाइम में जब भी इन पर्सनैलिटीज का मेंशन होगा आपके सामने या आप खुद इनके बारे में बात करोगे तो इन एक्टर्स का पोर्ट्रेयल सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में आने वाला है। एंड किलियन मर्फी एज ओपेनहाइमर कहीं ना कहीं अपना नाम दर्ज करा जाते हैं पॉप कल्चर की हिस्ट्री में विद दिस कैरेक्टर। कुछ इस तरह से कि आने वाले टाइम में पॉप कल्चर में कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर ओपेनहाइमर को रिप्रेजेंट करना होगा तो किलियन मर्फी जैसे एक्टर की जो लेगेसी है उसको बीट करना फिल्म मेकर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है। एंड यही कैरेक्टर स्टडी हमें ले जाती है दूसरे पॉइंट पे, विजुअल स्टोरी टेलिंग। विजुअल स्टोरी टेलिंग एक ऐसी फिल्म मेकिंग टेक्निक जहां डायरेक्टर अपने ऑडियंस को बिना डायलॉग के चीजें समझाने की कोशिश करता है, मोस्टली कैरेक्टर के थॉट्स को या मे बी किसी तरह के फोरशैडोइंग या सिंबोलिज्म को। एंड विजुअल स्टोरी टेलिंग की सबसे बड़ी पावर यह है कि इसके थ्रू डिफरेंट लोगों में डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स क्रिएट किए जा सकते हैं एक सिंगल सीन के लिए, जहां हर तरह की ऑडियंस फ्री होती है उस पर्टिकुलर सीन को अपने माइंडसेट या अपने परसेप्शन के थ्रू उसे इंटरप्रेट करने के लिए। ओपेनहाइमर मूवी में विजुअल स्टोरी टेलिंग एक बहुत ही पावरफुल टूल है, स्पेशली जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के कैरेक्टर के दिमाग में जो चीजें चल रही हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स वो फेस कर रहे हैं अपने ही इंट्रूसिव थॉट से, जो चेहरा और सोच एक्चुअली में उनके अंदर है वर्सेस जो वो दुनिया के सामने रख रहे हैं, उनके बीच का कॉन्ट्रास्ट हम मूवी के दौरान अक्सर देख सकते हैं कि जब जब ओपेनहाइमर डीप थॉट्स में जाता है, सीन अचानक से एक अजीब से प्लेन में ट्रांजिशन कर जाता है जहां ढेर सारे स्टार्स दिख रहे हैं, एनर्जी स्ट्रिंग्स बन रही हैं, बेसिकली ऐसे विजुअल्स जिसके मीनिंग हमें नहीं समझ आ रहे हैं। एंड अगर म्यूजिक यहाँ पे ध्यान दो तो अब नॉर्मली लाउड है, एंड इस लाउड म्यूजिक और इन विजुअल्स के थ्रू ओपेनहाइमर के दिमाग में चल रहे उसी कॉन्फ्लिक्ट को स्टैब्लिश किया जाता है, हमारे सामने रिप्रेजेंट किया जाता है, जिससे वो लड़ रहा होता है अपने लाइफ में कोई भी डिसीजन लेने से पहले या डिसीजन लेने के बाद उनके रेपरकशन से जूझ रहा होता है। और ये सब कुछ उसके दिमाग में तूफान की तरह चल रहा होता है जो कि ऐसे विजुअल्स के साथ पैरेलल होके उसकी इंटेंसिटी को व्यक्त करता है। इसी तरीके से फिल्म में तुम्हें दो तरह के कलर पैलेट दिखते हैं, जहां कुछ सीन्स कलर्ड हैं और कुछ सीन्स ब्लैक एंड व्हाइट। एंड मोस्टली लोगों को लगता है कि ये पास्ट और प्रेजेंट के बीच का कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए किया गया था, जैसा कि हमने नोलन की डायरेक्टोरियल मोमेंटो में देखा था। बट यहाँ ऐसा केस नहीं है। यहाँ कलर और ब्लैक एंड व्हाइट सीन्स के बीच का कॉन्ट्रास्ट इस फिल्म के विजुअल स्टोरी टेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसा कि तुमने फिल्म की स्टार्टिंग में देखा होगा कि जो कलर्ड सीन्स हैं उनका नाम है फिजन और जो ब्लैक एंड व्हाइट सीन्स हैं उनका टाइटल फ्यूजन रखा गया है। लेकिन ऐसा क्यों? अब कलर्ड सीन्स का टाइटल फिजन रखा गया है, फिजन वर्ड जिसका मतलब होता है चीजों को अलग अलग करना। तो बेसिकली फिल्म का वो हर
इवेंट जो ओपेनहाइमर ने एक्सपीरियंस किया, उनकी पढ़ाई, उनकी लव लाइफ, उनकी लाइफ एज अ साइंटिस्ट, एटम बॉम्ब का इन्वेंशन, उसका एक्सप्लोजन एंड उसके रिपरकशंस, ये सब कुछ इस मूवी में हम ओपेनहाइमर के पर्सपेक्टिव से देख रहे होते हैं। बेसिकली हर कलर्ड सीन सब्जेक्टिव है, जो कि ओपेनहाइमर के लाइफ के अलग अलग हिस्सों को उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें दिखा रहा होता है। वही ब्लैक एंड व्हाइट सीन्स, जिसका नाम है फ्यूजन, जिसका मतलब है मिलन, एंड एज द नेम सजेस्ट, ये ब्लैक एंड व्हाइट सीन्स ऑब्जेक्टिव नेचर के हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करते हैं, और वो है एटम बॉम्ब के फटने के बाद के रिपरकशंस। बट इस बार वो ओपेनहाइमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि लुइस स्ट्रॉस, जिसको आरडीजे ने प्ले किया है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें दिखाने की कोशिश करते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ पर्सन जो कि उन इवेंट्स को उस तरीके से देखना चाह रहा है जो कि उसके मोटिव्स को सूट कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे ओपेनहाइमर को नीचे गिराना। और कैसे इस पूरे इवेंट को एक पॉलिटिकल एंगल देके एटम बॉम्ब की इन्वेंशन को एक कम्युनिज्म मोटिवेटेड इवेंट बताता है रादर देन अ साइंटिस्ट वर्किंग फॉर हिज कंट्री। एंड ये ब्लैक एंड व्हाइट कलर कहीं ना कहीं लुइस स्ट्रॉस के कैरेक्टर को भी समराइज करते हैं। लुइस स्ट्रॉस जो कि ओपेनहाइमर से बदला लेना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है कि ओपेनहाइमर ने उसको नीचा दिखाया है, साइंटिस्ट को उसके अगेंस्ट भड़काया है, इवन एल्बर्ट आइंस्टाइन को भी उसके खिलाफ भड़का दिया। द कलर ब्लैक एंड व्हाइट समवेयर रिप्रेजेंट्स द थॉट प्रोसेस ऑफ लुइस स्ट्रॉस, अ पर्सन जिसको लगता है कि एवरीथिंग इज अबाउट हिम, ये सब कुछ उसके अराउंड चल रहा है। एंड ब्लैक एंड व्हाइट कलर की लिमिटेड रेंज की तरह उसकी सोच भी लिमिटेड है खुद तक। अ सेल्फ सेंटर्ड पर्सन मेकिंग एवरीथिंग ऑल अबाउट हिमसेल्फ, ओनली फेलिंग टू सी द बिगर पिक्चर। द पॉलिटिक्स, ये फिल्म एंटायरली एक साइंस मूवी नहीं है जहां पूरा एम्फेसिस एटम बॉम्ब की इन्वेंशन पे फोकस्ड है। ये फिल्म एक प्रॉपर पॉलिटिकल बैकड्रॉप में भी एग्जिस्ट करती है, एंड नॉट जस्ट पार्टी पॉलिटिक्स बट ऑल्सो ह्यूमन पॉलिटिक्स। एंड ये फिल्म हमें दिखाती है दैट पॉलिटिक्स इज नॉट जस्ट अ क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज, बल्कि इट इज अ टूल जो कि एजेंडास को फ्यूल करता है, किसी के इंडिविजुअल मोटिव्स को फ्यूल करता है, लोगों के लिए उनके डिजायर्ड एंड तक पहुंचने का एक तरीका है। एंड समवेयर इट इज अ रिफ्लेक्टिव ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। लोग तब भी बेवकूफ़ बने थे और आज भी बेवकूफ़ बन रहे हैं। जैसे मूवी में जापान पे एटम बॉम्ब गिराने के बाद से ओपेनहाइमर एक हीरो बन जाता है अमेरिकन्स के लिए, एंड उसको एक स्पीच प्रेजेंट करने के लिए बुलाया जाता है, जहां वो क्लियरली अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से उलझा हुआ है। उसे पूरी तरीके से पता है कि उससे एक भूल हुई है। वो जापान के उन लोगों के बारे में सोच रहा है जिनका जंग से कोई ताल्लुक नहीं था। वो उन लोगों के बारे में सोच रहा है जो कि आने वाले टाइम में उसी के बनाए हथियार के पोटेंशियल टारगेट्स हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि वही चक्री घूम के उसके अपने खुद के लोगों पर भी आ जाए। ही इज क्लियरली इन गिल्ट एंड इज कन्फ्लिक्टेड, लेकिन वो एक पॉपुलिस्ट अप्रोच चूज करता है और वही बोलता है जो अमेरिका के लोग उसके मुंह से सुनना चाहते हैं, जापान पे हुए हमले की तारीफ। एंड सिर्फ इतना कह देने पे उसको तालियां मिलती हैं, शाबाशियां मिलती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर गिल्ट और शर्म के तमाचे भी पड़ते हैं। एंड वो एक पॉइंट पे चीजों को ठीक करने की कोशिश भी करता है, लेकिन जब प्रेसिडेंट एस ट्रूमन उससे कहते हैं कि जापान डज नॉट गिव अ फक कि बॉम्ब किसने बनाया, ऑल दे नो कि बॉम्ब गिराया किसने, एंड दैट इज अमेरिका। एंड एट दिस पॉइंट ओपेनहाइमर रियलाइज करता है कि वो एक चिंगारी था जिसने मशाल को आग लगा दी, एंड आग लगने के बाद उसका अस्तित्व खत्म हो गया, क्योंकि एक बार आग लग जाती है तो लोगों की नजर सिर्फ आग पर जाती है, उसको लगाने वाली चिंगारी पर नहीं। एंड साथ ही साथ इस बात को भी साबित करती है कि पॉलिटिक्स और मोरालिटी के बीच में हमेशा पॉलिटिक्स जीतती है। अमेरिकन प्रोमीथियस। अब जैसा कि सबको पता है कि ओपेनहाइमर मूवी बेस्ड है एक नॉवेल पे जिसका नाम है द अमेरिकन प्रोमीथियस। प्रोमीथियस जो कि ग्रीक गॉड ऑफ फायर कहलाया जाता है, उसने ओलंपस से आग चुराई और इंसानों को दे दी, जिसकी वजह से गॉड्स ने उसे सजा दी, क्योंकि गॉड्स को ये बात पता थी कि इंसान के हाथ में आग देना अपने आप में ही तबाही की शुरुआत है, क्योंकि इंसान जितना ज्यादा कंस्ट्रक्टिव है उससे कई ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, वो निर्दयी है और साथ ही साथ वो बेवकूफ भी है। एंड नोलन भी कहीं ना कहीं इस फिल्म के थ्रू हमें यही दिखाना चाहते हैं कि खुद की ही तबाही का हथियार खुद के ही हाथों से तैयार करने की बेवकूफ़ी इंसान के अलावा और कोई प्राणी कर ही नहीं सकता। प्रोमीथियस ने इंसान के हाथ में आग दे दी, जिसकी सजा उसको ये मिली कि उसको एक पत्थर से बांध दिया गया, एंड बाज उसका लिवर आके खाते थे, क्योंकि ग्रीक मिथोलॉजी में लिवर को इंसान के इमोशंस का सीड कहा जाता था, और जैसे ही बाज उसका लिवर खा लेते थे उसका लिवर वापस रीजनरेट कर जाता था, और फिर बाज दोबारा आके उसका लिवर खाते थे, और ये सजा उसको आजीवन काल के लिए मिली थी। सिमिलरली ओपेनहाइमर ने इंसानों के हाथ में एटम बॉम्ब दे दिया, जिसकी वजह से उसको मेंटल टॉर्मेंट की सजा मिली, जहां लिवर की जगह उसकी मेंटल पीस थी और बाज की जगह उसके कर्म के नतीजे और उसका गिल्ट। एंड प्रोमीथियस की ही तरह ओपेनहाइमर को भी ये सजा आजीवन काल के लिए मिली। उसका उद्देश्य भले ही एटम बॉम्ब को एक लीज की तरह इस्तेमाल करने का हो, जहां दुनिया पे एक डर बनाया जा सके और अमेरिका का कंट्रोल वॉरफेयर पर आ सके, लेकिन जापान पे बॉम्ब्स को गिरा के अमेरिका ने जंग का ऐलान कर दिया। जो अभी तक दुनिया की नजर में एक ब्लॉकेड का काम कर रहा था, वो अब एक ऑफेंस की तरह देखा जाने लगा, क्योंकि सबके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आई कि अमेरिका ने सिर्फ और सिर्फ बॉम्ब बनाया ही नहीं बल्कि उसको गिरा भी दिया, क्योंकि उन्हें ये बात अच्छी तरीके से पता है कि उनके इस हथियार का जवाब किसी भी देश के पास नहीं है। एंड अमेरिकन्स की इसी गलत फहमी ने आज हमें इन वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन से घेर के रख दिया। वो हथियार दोबारा इस्तेमाल तो नहीं हुए, लेकिन मरते दम तक ये डर बना रहेगा कि वो कभी भी
इस्तेमाल हो सकते हैं और ये डर तब तक जारी रहेगा जब तक दुनिया चल रही है। और जैसा कि मूवी में आइंस्टाइन ओपेनहाइमर से कहते हैं कि जब तुम उस बटन को दबाओगे तो हो सकता है एक ऐसा चेन रिएक्शन पैदा हो जो कि पूरी दुनिया को तबाह कर दे। एंड में ओपेनहाइमर इस चीज से अग्री करता है कि हाँ, उसने ऐसा चेन रिएक्शन स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जंग का ना होना उसके अस्तित्व को नहीं मिटा देता। एंड इतना सब जानने के बाद, इस डर से वाकिफ होने के बाद, उसी डर के साथ जीना और जीवन में आगे बढ़ना, इसके अलावा और चारा ही क्या है हमारे पास। फाइनल वर्ड। ओपेनहाइमर एक बहुत ही डीप, इंटीमेट एंड एक बहुत ही केयरफुली क्राफ्टेड मूवी है, प्रेजेंटिंग दी नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग इन द मोस्ट इंटेलिजेंट वे पॉसिबल। अपने ऑडियो और विजुअल प्रोफिशिएंसी से तुमको एंगेज करके ये फिल्म दिखाती है तुम्हें एक स्टडी ऑफ अ मैन, स्टडी ऑफ एन इवेंट विच चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। इन द वर्ड्स ऑफ ओपेनहाइमर हिमसेल्फ, कुछ लोग हंसे, कुछ लोग रोए और कुछ लोग शांत रह गए। एज अ नोलन फैन बॉय, थैंक यू सो मच नोलन फॉर गिविंग अस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिल्म ऑफ द डेकेड, अ फिल्म दैट विल स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम and will be set as an example depicting the true art of cinema for ages to come। तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। बाकी तुम्हारे क्या थॉट्स हैं ओपेनहाइमर देखने के बाद, तुम मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर से बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर पहली बार यहाँ पे आए हो, मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। टिल देन, दिस इज अ पॉप कल्चर नट साइनिंग ऑफ। वील सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।